हम लोग महमूद गजनी के बारे में अध्ययन कर रहे थे, जिसमें कि हमने महमूद गजनी के प्रमुख आक्रमण जो है भारत के ऊपर कौन कौन से आक्रमण किए गए थे, उसके पीछे क्या कारण थे, उसके बारे में अध्ययन किया था। आज हम अध्ययन करते हैं कि महमूद गजनी जो है उसका भारत पर विजय के प्रमुख कारण कौन कौन से रहे थे। आखिर ऐसे उसने कौन सी टेक्निक अपनाई, आखिर ऐसी क्या चीज़ थी जिसकी वजह से उसको भारत पर आक्रमण जो उसमें सफलता मिली थी। कि सामान्य तौर पर महमूद को अपने भारतीय अभियान जो उसमें सफलता मिली थी और उसकी गणना विजेताओं में होने लगी और उसकी सफलता जो उसके पीछे कई कारण बताए जाते हैं, जिसमें पहली बात आती है कि महमूद का सफल सेनानायक होना। कहा जाता है कि वह एक वीर, साहसी तथा निर्भीक सेनानायक था। वह अपने सैनिकों में जोश भरने तथा एकता स्थापित करने में सफल हुआ था। उसकी कुशल रणनीति ने उसे सफलता दिलाने में सहायता की थी और वह विपक्ष की दुर्बलताओं का पता लगाकर उसका पूरा लाभ उठाने का प्रयत्न करता था। वह सदैव एक आरक्षित सेना भी रखा करता था। दूसरा कारण था कि मुस्लिम सैनिकों की सुयोग्यता जो है और उत्सुकता, यानी कि हिंदुओं के मुकाबले में वो काफी योग्य थे, कि भारतीयों के मुकाबले में मुस्लिम घुड़सवार तेज गति से प्रहार कर सकते थे। उसमें तीरंदाज भी कहीं अधिक कुशल थे और महमूद ने उनमें धार्मिक जोश भर दिया था और प्रचुर धन की प्राप्ति जो थी उसने भी, कहा जाता है कि उनमें युद्ध के प्रति उत्साह जो भी ज्यादा बढ़ा दिया था, क्योंकि उससे उन्हें बहुत ज्यादा धन मिलने वाला था। इसके अलावा गुप्तचरों की कुशलता, कि महमूद के गुप्तचरों की विपक्षियों की दुर्बलताओं को जानने में सराहनीय कार्य किया था। इसके अलावा भारतीयों में एकता का अभाव, कि यद्यपि भारतीय सेनापति व सैनिक वीरता में किसी से कम नहीं थे, किंतु उनमें एकता का अभाव था और उस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में डिवाइड था तथा विपत्ति के समय वे एकजुट होकर शत्रु का मुकाबला नहीं कर सकते थे। इसके अलावा महमूद के आक्रमण जो उनका क्या प्रभाव पड़ा। आरसी मजूमदार के अनुसार महमूद के आक्रमणों का भारतीय इतिहास पर और राजनीति और सामाजिक क्षेत्र जो है उसमें काफी प्रभाव पड़ा। इसके अलावा आर्थिक और धार्मिक और सांस्कृतिक क्षेत्र में भी हमें इसके प्रभाव देखने को मिलते हैं, जिसमें सबसे पहले हम राजनीतिक क्षेत्र में क्या प्रभाव पड़ा देखते हैं। कि मुल्तान और पंजाब पर अधिकार हुआ, कि पंजाब में मुल्तान गजनी साम्राज्य के अंग बन गए और पंजाब पर स्थायी अधिकार हो जाने से तुर्की की भारतीय विजय सुलभ हो गई थी। इसके अलावा भारत पर आक्रमण करने का एक नया मार्ग खुल गया, कि सिंध के मार्ग से अरबों का आक्रमण स्थायी सिद्ध नहीं हुआ। यूरोपियनों के आगमन तक भारत पर कितने भी आक्रमण हुए वे उत्तर पश्चिम के मार्ग से हुए थे। इसके अलावा राजनीतिक दुर्बलता जो उसका आभास हो गया, कि महमूद की विजयों के कारण भारत की राजनीतिक दुर्बलता से तुर्क लोग परिचित हो गए और अब भारत की अजेयता के बारे में उनकी धारणा जो थी वो बिल्कुल खत्म हो चुकी थी, कि भारत जो उसको आसानी से जीता जा सकता है। इसके अलावा भारतीय सैन्य शक्ति जो उसको हानि, कि इन आक्रमणों में एक बड़ी संख्या में भारतीय सैनिक मारे गए और इससे भारतीय सैन्य शक्ति जो थी वो उसको काफी हानि पहुंची और वो काफी कमजोर हो गई थी। इसके अलावा सामाजिक प्रभाव देखने को मिले, कि हिंदू व मुसलमानों में विद्वेष का बीजारोपण हुआ, कि महमूद द्वारा मंदिर और मूर्तियों को तोड़ना, नष्ट करना तथा सैकड़ों हिंदुओं को दास बनाने से दोनों धर्मावलंबियों में द्वेष का बीजारोपण जो है वो शुरू हो गया था। इसके अलावा आर्थिक प्रभाव, कि भारत से धन का बहिर्गमन या निष्कासन शुरू हो गया। महमूद यहाँ से विपुल धन संपत्ति अपने देश में ले गया और इससे भारत को बहुत ज्यादा हानि उठानी पड़ी थी। इसके अलावा धार्मिक प्रभाव, कि इस्लाम का भारत में प्रवेश हुआ और उसके आक्रमण के समय बहुत से मुस्लिम संत तथा व्यापारी भारत आए और उन्होंने इस्लाम जो उसका प्रचार प्रसार किया था। इसके अलावा सांस्कृतिक प्रभाव जो वो भी हमें देखने को मिलता है, कि भारतीय कला जो उसको काफी हानि उठानी पड़ी, क्योंकि बहुत सारे मंदिर और मूर्तियां जो उनको नष्ट कर दिया गया था, जिसकी वजह से भारतीय कला जो उसको बहुत ज्यादा हानि उठानी पड़ी थी। अगली बात आती है कि महमूद के चरित्र तथा कार्य जो उसका मूल्यांकन। कहा जाता है कि महमूद गजनी के चरित्र और कार्य के दो रूप हमारे सामने आते हैं, कि उसे मुस्लिम जगत के लिए एक वरदान तथा भारत के लिए एक अभिशाप माना जाता है। ईश्वरी प्रसाद के अनुसार मुसलमानों के लिए वह गाजी था और किंतु हिंदुओं के लिए वह एक अत्याचारी था जिसने उनकी धार्मिक भावनाओं को ठेस पहुंचाई। और इसी प्रकार से जब हम उसके मध्य एशिया के शासक के रूप में उसके कृत्यों पर विचार करते हैं तो वह मुसलमानों और विशेषकर गजनी वासियों के लिए एक धर्मनिष्ठ प्रजापालक, कला व साहित्य का संरक्षक सम्राट था। किंतु जब हम उसके भारतीय कृत्यों के संदर्भ में उस पर विचार करते हैं तो हमें वह केवल लुटेरा ही दिखाई देता।
जिसमें अब उसकी यानी कि शारीरिक बनावट, यद्यपि कहा जाता है कि महमूद का शरीर सुडौल और गठीला था, परंतु उसका रंग अच्छा नहीं था, इस कारण वह बाह्य सौंदर्य से वंचित था। इसके अलावा चारित्रिक गुण और दोष, कहा जाता है कि उसमें अदम्य उत्साह और साहस था, उसे अपने सुख की चिंता नहीं रहती थी, उसमें उच्च कोटि की मनन शक्ति थी तथा किसी कार्य को करने से पहले वह उसकी व्यवस्था कर लेता था, और उसमें नेतृत्व की असाधारण प्रतिभा थी। वह कभी कठोर शब्द नहीं बोलता था और अपने राज्यों के गरीबों के लिए वह दयावान था, और वह एक जनजात नेता था और उसकी सेना में विभिन्न जातियों और देश के लोग थे, किंतु वह धन लोलुप रहा था। इसके अलावा वह कुशल सेना नायक था। कहा जाता है कि लेन पुल ने कहा है कि महमूद एक महान सैनिक, असीम साहस का व्यक्ति था, अदम्य मानसिक तथा शारीरिक शक्ति का मनुष्य था, और आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के मत में एक सेनापति के रूप में उसकी सफलता का कारण उसके द्वारा अपने प्रचुर साधनों का बड़ी मितव्यता के साथ प्रयोग करना था और प्राचीन व्यवस्था में नूतन जीवन का संचार करना था। इसके अलावा महान साम्राज्य निर्माता, उसे अपने पूर्वजों से केवल गजनी व खुरासान के प्रदेश मिले थे, किंतु उसने अपने बाहुबल से एक विशाल साम्राज्य स्थापित किया और उसने भारत में पंजाब व मुल्तान के प्रदेशों को अपने राज्य में मिलाया तथा मध्य एशिया में उसने इराक व अन्य देशों पर विजय करके एक ऐसा साम्राज्य स्थापित किया जो कि खलीफा के साम्राज्य से भी अधिक विशाल रहा था। इसके अलावा शासक के रूप में कहा जाता है कि वे स्वेच्छाचारी निरंकुश शासक था और राज्य की समस्त शक्तियां उसी में केंद्रित थी। उसे अपनी प्रजा के हित का हमेशा ध्यान रहता था और उसने डकैती का नाश करके व्यापार को सुरक्षित बनाया। वह अत्यंत ही न्यायप्रिय था। उसने एक सुसंगठित और सुव्यवस्थित शासन जो उसकी स्थापना की, किंतु कुछ विद्वानों ने उसे एक सफल राजनीतिज्ञ व शासक नहीं माना है। लेनपुर ने लिखा है कि वह एक रचनात्मक तथा दूरदर्शी राजनीतिज्ञ नहीं था। उसने अपने साम्राज्य को केवल बाह्य व्यवस्था तथा सुरक्षा दी थी। वह इसे इतना असंगठित छोड़ गया कि मरते ही उसका साम्राज्य जो छिन्न-भिन्न होने लग गया था। इसके अलावा कला और प्रेम जो उसका भी आश्रयदाता रहा था, कि आशीर्वादी लाल श्रीवास्तव के अनुसार महमूद साहित्य तथा कला और सुसंस्कृत का आश्रयदाता तो था ही, साहित्य तथा कला में उसे स्वयं भी कुछ दक्षता थी और उसने अपने दरबार में अनेक विद्वान जो उनको आश्रय दिया। उदबी ने उसके समय में तारीख यामिनी नामक ग्रंथ लिखा और अलबरूनी महमूद के साथ भारत आया था, और बेहाकी ने उसके दरबार में रहकर सुबकुतकिन के समय का इतिहास लिखा था, और अंसारी ने एक ज्ञान कोश की रचना की थी, और उजारी व आसदी तूसो उसके दरबार के महान कवि थे, और उसके दरबार का सबसे महान कवि फिरदौसी था जिसने शाहनामा की रचना की। और ऐसा कहा जाता है कि शाहनामा की रचना के लिए महमूद ने फिरदौसी को अपने वचन के अनुसार धन नहीं दिया, जिससे वह अप्रसन्न हो गया और वह अनेक विद्वानों को पेंशन देता था, और उसने अपनी राजधानी गजनी को स्कूलों, मस्जिदों, पुलों और सुंदर मस्जिदों से सुसज्जित करवाया था। उसने गजनी में एक अजायब घर, एक पुस्तकालय जो वो भी बनवाया था, और इस पुस्तकालय में सभी भाषाएं की बुक्स जो वो रखी होती थी, और उसने एक विश्वविद्यालय जो उसकी भी स्थापना की। और लेलपुर ने कहा है कि अपने पेरिस को सजाने के लिए नेपोलियन ने अपने अधीन देशों से सर्वश्रेष्ठ कलाकृतियों को मंगवाया था। महमूद ने इससे भी अच्छा काम किया। वह अपने दरबार की शोभा बढ़ाने के लिए कलाकारों और कवियों को ही वहां पर ले आया था, और भारत के अलावा मध्य एशिया के अनेक देशों से वह कलाकार और विद्वानों को गजनी लेकर आया था। तो इस प्रकार से महमूद गजनी जो था वो कला, साहित्य और संस्कृति जो है उसका आश्रयदाता रहा था। तो ये आपके महमूद गजनी जो कंप्लीट होता है।